हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भैया आज इवनिंग में हम लोग बैच का अनाउंसमेंट करने वाले हैं एएलपी और जेई का। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इच्छा जाहिर की है कि भैया अपनी मार्कशीट जरूर दिखा दो, मतलब आप ये बता दो कि आपके एएलपी में कितने मार्क्स थे, आपके जेई में कितने मार्क्स थे। तो ठीक है गाइज, आप लोगों के सामने मार्कशीट लेके आ गए हैं। मार्कशीट आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कितने कितने मार्क्स थे, ओरिजिनल मार्कशीट आपके सामने लगेंगी। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक बेस्ट चीज ये रहेगी कि भैया आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एक ही कैंडिडेट के अलग अलग एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको कितने कितने मार्क्स मिले हैं। देखो, मुझे ग्रुप डी में काफी अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिला था, लेकिन एएलपी और जेई में मुझे कुछ भी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत ही कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का फंडा भी हम लोग क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर आपने शिद्दत से मेहनत की तो मुझे नहीं लगता कि आपको पंचवर्षीय योजनाएं बार बार चलवानी पड़ेंगी। जैसे 2018 में नहीं हुआ, पता चला प्री में हो गया, मेंस में नहीं हुआ, मेंस में हो गया तो अब साइको में नहीं हुआ। इस तरह की चीजें तब होती है जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहती है। हम लोग आपको एक एक चीज के लिए गाइड करेंगे। जितना हम भटके हैं वो सारा का सारा निचोड़ हम लोग एक जगह लाके आपको दे देंगे, जिससे आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज तो बच्चे एक साल तक तो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी किताबों से पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है। तो गाइज, आप लोगों के बेस्ट के लिए ये चीज लाई जा रही है। आज इवनिंग में जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मेरे कितने मार्क्स थे। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने ग्रुप डी के मार्क्स लिखे हैं, एएलपी के मार्क्स लिखे हैं, जेई के मार्क्स लिखते हैं। जेई का जो पेपर है वो दूसरी कंपनी ने कराया था, ठीक है गाइस। बाकी ये जो दोनों पेपर हैं वो टीसीएस ने करवाए थे। अब ये मैंने चंडीगढ़ से अप्लाई किया था, ये इलाहाबाद बोर्ड से था एएलपी वाला पेपर, और जेई वाला भी गोरखपुर बोर्ड से था। तीनों अलग अलग बोर्ड से पेपर हुए हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे मार्कशीट में ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस देख लो कि इसी कैंडिडेट का है क्या। अब आप देखिए, जो बच्चा जिस कैटेगरी में होता है वो रॉ मार्क्स भी उसके उतने ही कैटेगरी में आते हैं और ओवरऑल मार्क्स भी वो वहीं पे लेके आता है। उसका अटेम्प्ट भी लगभग उतना ही रहता है। यहाँ पे देखिए, मेरा अटेम्प्ट ग्रुप डी के अंदर 87 रहा 100 में से। मैंने एएलपी की भी 100 वाली मार्कशीट, मतलब सीबीटी 2 की मार्कशीट लगाई है, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं। सीबीटी 1 की मार्कशीट जब आप लोगों को दिखाऊंगा मैं तो बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ 100 वाले आप लोग देख लीजिए, जिससे कि कंपेयर करना भी आसान रहेगा। और मार्क्स तो इसी के जुड़ने हैं और सेम सिलेबस होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो अलग आते हैं, बाकी सारा का सारा सिलेबस सेम है। तो आप देखिए, मेरा जो मेंस है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, प्री की मार्कशीट भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे 87 अटेम्प्ट था, जबकि मेरा 93 अटेम्प्ट था 100 में से एएलपी में, और जेई में मेरा 95 अटेम्प्ट था। अब आप देखिए, यहाँ पे मेरे जो करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं वो 74 हुए हैं, जबकि एएलपी में मेरे जो क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं वो 84 हुए हैं, और जो मेरे गोरखपुर में करेक्ट हुए हैं वो 83 हुए हैं। तो आप इस तरह से देख रहे होंगे कि यार, यहाँ पे देखिए, करेक्ट क्वेश्चन मेरे यहाँ पे सबसे कम है और एएलपी में सबसे ज्यादा है, जेई में भी काफी अच्छे खासे हैं, मतलब एएलपी जेई में बराबर है। जबकि आप देखोगे तो मार्क्स मुझे यहां सबसे ज्यादा मिले। मुझे यहां मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद हुए मेरे 90, और बाकी में उतने के उतने ही मार्क्स रह गए। तो इस चीज को आप देखिए। अब यहां पे मेरे जो गलत क्वेश्चन हुए वो मेरे 13 हुए, यहां पे मेरे 9 गलत हुए, यहां पे मेरे 12 गलत हुए। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि जो मेरे लेवल का बंदा होगा वो लगभग 10 से लेके 12 तक गलत भी करता है, और करीब करीब 90 या 85 के करीब वो अटेम्प्ट करता है पेपर में। अब वो किस तरह से चीजें करनी रहेंगी वो हम गाइड करेंगे। इग्नोर जो हुए हैं, ग्रुप डी में मेरे 5 क्वेश्चंस हुए हैं, जबकि एएलपी में कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं हुआ है, और इसके जेई के अंदर भी मेरा कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं हुआ। इग्नोर का मतलब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन गलत आ जाए या उसका आंसर गलत दे रखा हो, मतलब किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन में अगर कमी है तो उसका जो क्वेश्चन है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ग्रुप डी में मेरे 5 क्वेश्चन इग्नोर हुए थे। तो इस तरह से ओवरऑल मेरे जो रॉ मार्क्स देखे गए वो 70 नंबर आ रहे हैं, 69.6 आए हैं, 70 आ रहे हैं 95 में से, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो इग्नोर हो गए। इस तरह से जब मेरे 100 में से मार्क्स देखे गए तो मेरे मार्क्स आए 73.33, लेकिन जब ये नॉर्मलाइज हुआ तो ये हो गया 90। जबकि इधर अगर देखें तो मेरे टोटल वैलिड क्वेश्चन 100 है। 100 में से जब ये 9 क्वेश्चन गलत हुए तो 3 नंबर इसके कट गए, तो मेरे रॉ मार्क्स आए 81। जब ये नॉर्मलाइज हुआ तो हुआ 84.73, मतलब 85। तो
तो कितने मार्क्स बढ़े यहाँ 4, जबकि यहाँ कितने बढ़े 16 मार्क्स। यहाँ 73.3 मतलब 74 से लेके 90 तक हो गए डायरेक्ट, 74 से 90। और यहाँ पे आप देखिए 74 से 90 क्यों बोल रहा हूँ, 73.3 को मैंने 74 मान लिया, 89.57 को मैंने 90 मान लिया। तो इस तरीके से अगर मैं देख रहा हूँ तो 16 नंबर का मुझे मार्क्स मिल रहा है, मतलब 16 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो 81 से सिर्फ 84.73 या 81 से मानो 85 मान लो, तो मेरे जो मार्क्स आए CBT 2 में जो मेंस होता है जिसके मार्क्स आप लोगों के जोड़ने हैं उसमें मेरे मार्क्स आए 85। और जेई में, RRB जेई में मेरे मार्क्स आए एक्चुअल मार्क्स, क्योंकि ये दूसरी कंपनी ने दिया था तो ये एक्चुअल मार्क्स देती है, जिसने दिया 79 मार्क्स आए, क्योंकि मेरे गलत हुए 12 और मैंने अटेम्प्ट मारा था 95, 83 मेरे ठीक थे। इस तरीके से मेरे 79 आए और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये हो गए मेरे 83.03। तो गाइज इस तरीके से ये मेरे मार्क्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार दोबारा से वो रिवाइज हुई थी, वो मेरे पास मार्कशीट नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी शो नहीं कर पा रहा हूं। जब मेरे पास मार्कशीट आ जाएगी तब मैं आपको रियल में दिखाऊंगा कि वो मार्क्स बाद में बढ़ के भी आए थे, क्योंकि इसका ALP का रिजल्ट भी 2-3 बार जारी हुआ था। समझ आ रही है, आंसर की के बाद रिजल्ट भी बार बार आ रहे थे कि आपके इस बार मार्क्स घट गए, कभी बढ़ गए। इसी तरीके से एक बार जेई में हुआ था। तो वो बात की बातें हैं, जो मेरे पास ऑथेंटिक इस टाइम पे सोर्सेस थे उसके बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने देखने को मिले हैं। ठीक है गाइज, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि एक ही बंदा है, तो अगर वो 80 की कैटेगरी में है तो आप देख रहे हैं कि तीनों एग्जाम्स में वो 80 की कैटेगरी में गिरा है। आप देखिए यहाँ पे RRB ग्रुप डी में 90 नंबर आए हैं, RRB ALP में 85 आए हैं, RRB जेई में 83 आए हैं। तो एक बात आप समझ ही रहे होंगे कि अगर कोई बच्चा 80 की कैटेगरी का है तो वो हर एग्जाम्स में 80 मार्क्स श्योर कर रहा है। तो क्यों, चाहे नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिल रहे हो चाहे ज्यादा मिल रहे हो, अगर मेरा लेवल 80-85 का है तो मुझे 80-85 नंबर मिले हैं। तो वही मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप लोगों का लेवल 70-75 का था तो आप घबराइए मत, आपको 70-75 नंबर मिलेंगे। ये हो गई आप लोगों की मेरे मार्क्स की बात। अब जो बैच के बारे में बोल रहा हूं, तो ये जो बैच है गाइज मैं आप लोगों को बताऊं, सिर्फ 599 में आप लोगों के लिए ये बैच रहेगा। बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इवनिंग में दी जाएगी कि क्या क्या इस बैच में आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर कोई सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहेगा तो वो 251 में ले सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर आप 12 नवंबर तक एडमिशन ले रहे हैं तो उसके पास आपका एक फायदा ये मिल रहा है, अभी जो एप्लीकेशन पे प्राइजेस दिखेंगे आपको हाई दिखेंगे, तो वो प्राइजेस से घबराना नहीं है। वो इवनिंग में जैसे ही वीडियो जाएगी उसके बाद वो सारे के प्राइस हम कम कर देंगे। मतलब जो ये वाली चीज आपको बताई जा रही है इसी के अकॉर्डिंग प्राइस हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट 12 नवंबर से पहले इसमें एडमिशन लेंगे उन लोगों के लिए, जैसे ग्रुप डी CBT 1 के पेपर हुए उसकी हमने डेली हर शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे मैथ्स रीजनिंग के, लगभग डेली के 5 टेस्ट हम बनवा रहे थे, 5 टेस्ट डेली के। तो आप लोगों को डेली के 5 टेस्ट जब पेपर होगा उस टाइम की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है इस टाइम पे। तो गाइज ये आप लोगों की चीजें, और बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं बाद में देने वाला हूं, मतलब इवनिंग में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि ये जो आप लोगों के 599 रुपए हैं इसकी जो वैलिडिटी है करीब करीब 7 से 9 महीने रहने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि 9 महीने में या 7 महीने पढ़ाने का अगर कोई बंदा ले रहा है तो मुझे लगता है कि 100 रुपए से भी कम फीस आपके पास पड़ रही होगी। और 100 रुपए पर मंथ आप कंटिन्यूटी के साथ चीजें पढ़ोगे, टेस्ट लगाओगे, पढ़ोगे और उसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, इतनी सारी चीजें आपके पास रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला है। दूसरी चीज, आप लोगों के लिए इतना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि अभी हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है, इसलिए इस टाइम पे हम बहुत कम चीजें लेके चलेंगे, तब भी हम सिलेबस को निपटा लेंगे। इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा कि जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं जीरो से। अभी टाइम है, और अगर आप बीच में आओगे तो फिर मुझे भी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया इन लोगों का जो बैच चलेगा उसे बीच में, और मैं चाहूंगा भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहूंगा कि भैया बार बार की इनके बैच को तोड़ के या इनके बैच को छोड़ के आप लोगों को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तो जितने लोगों को ज्वाइन होना होगा आप लोग अभी 12 नवंबर या 15 नवंबर से पहले आप ज्वाइन हो जाइएगा। फिर दिक्कत होगी, आप लोगों के टारगेट छूट जाएंगे, फिर आप पीछे रह जाते हैं तो पीछे ही रह जाते हैं। और ये मुझसे प्रॉमिस करो कि ये ज्वाइनिंग लेटर लेके आना है, और देखो जब आप आई कार्ड डाल के आओगे ना ये वाला, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है गाइज, और मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी जब आप रेलवे का आई कार्ड डाल के आओगे गाइज।
तो चलिए फिर अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आज इवनिंग में ही वो वीडियो आने वाली है और पूरी तरीके से तैयार रहिए। और मैं तो कह रहा हूं अगर आप लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो भी गया है ना, तब भी भाई ये मत समझो कि सब, क्योंकि ग्रुप डी में अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा है ना, तो 60,000 50,000 40,000 के आसपास तो ट्रैकमैन की पोस्ट है। और जब आप उस पोस्ट पे काम करोगे ना, तब आप अपने आप को कहोगे कि यार इससे अच्छा तो मैं थोड़ी और पढ़ लेता। अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी फाउंडेशन बना लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपकी फाउंडेशन बन जाएगी, तब आप जॉब करते हुए 2 घंटे भी दे दोगे ना, क्योंकि उस टाइम पे हम बूस्टर भी लाएंगे, तब भी आप लोगों को बहुत आसान होगी चीजें। अगर आपका फाउंडेशन बना हुआ नहीं होगा एएलपी के लिए और फिर आप जॉब कर रहे होंगे, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप 8-10 घंटे जॉब करके आएंगे, उसके बाद आपको मन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन पहले से तैयार होगा, आपके नोट्स बने हुए होंगे, तो आप उस चीज को रिवाइज भी करते रहोगे, तब भी आप सिलेक्शन ले लोगे। इसलिए पछताने से बहुत ज्यादा बेहतर है, 500-600 रुपए की कोई औकात नहीं होती है। आप प्राइमरी के बच्चे को देख लो, 500 रुपए महीना की अपनी मैम को फीस देता है। क्या आप लोग 500 रुपए महीना बंदे को दे सकते हो? तो यहां 8 महीने 7 महीने के 500 रुपए देने में आप लोगों को हालत होती है। और मैं ये जबरदस्ती नहीं करूंगा किसी के साथ। मैंने उसमें शाम वाली वीडियो में बिल्कुल खुल के बोला है कि जिसको हम पे विश्वास हो, जिसने हमें ग्रुप डी में फॉलो किया है, जो हमें जानते हैं, बस वही लोग इसमें ज्वाइन हो। जो लोग बाद में कहेंगे कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, उन लोगों के लिए मनाही है, वो इस बैच में बिल्कुल भी ज्वाइन ना हो। क्योंकि इस चीज में हम जैसे लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है जितनी चीजें हमने दी थी आप लोगों से, अगर 200 रुपए लिए थे, 251 रुपए लिए थे, तो उससे कई गुना ज्यादा के तो हमने टेस्ट प्रोवाइड करा दिए थे। तो गाइज इस बार भी हम लोग पूरी तैयारी के साथ कूद रहे हैं और आप लोगों को एक एक चीज बेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। जरूर से जरूर वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एक बार टेस्ट लगा के देखिए। उसको लेटेस्ट पैटर्न पे, जो अभी तक पूरे इंडिया में आपको उस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस उसमें आप डाले गए हैं, जैसे आपके ग्रुप डी में क्वेश्चंस आए हैं या बाकी चीजें हैं, इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से जो टेस्ट सीरीज अपडेट करी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ओर से की जा रही है। वो लेटेस्ट टेस्ट हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसलिए मैं ज्यादा टेस्ट बनवाए भी नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि पैटर्न जैसे चेंज हुआ है ग्रुप डी का, ठीक इसी तरीके से एएलपी का भी चेंज होने के चांसेस रहेंगे पूरे। इसलिए हमें दोनों तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, पुराने तरीके से भी और नए तरीके से भी, जिससे कि हमारा बच्चा कहीं भी पिछड़ ना जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी आप सोच लीजिएगा।